मध्य प्रदेश चुनाव आयोग ने बीजेपी के ऐतराज के बाद चौकीदार चोर वाले कांग्रेस के एक विज्ञापन पर रोक लगा दी। जम्मू कश्मीर के कठुआ में एक अस्पताल में भर्ती एक बुजुर्ग महिला ने मतदान केंद्र जाकर वोट डाला। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में एक जनसभा के दौरान बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने मौजूदा सरकार पर हमला बोला और पूर्व सीएम रमन सिंह की चलाई योजनाओं की तारीफ की। भूपेश जी ने आने के साथ सबसे पहला काम कोई गरीब का काम नहीं करा, सबसे पहला काम किया सीबीआई पर प्रतिबंध लगाने का काम कर दिया। यूपी में चुनाव आयोग के ब्रांड एम्बेसडर क्रिकेटर भुवनेश्वर कुमार ने लोगों से बड़ी संख्या में घर से निकलकर मतदान करने की अपील की। उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों से अपील करता हूं, इस बार होने वाले लोकसभा चुनाव में मतदान जरूर करें। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें सुरक्षा बल ने बीजेपी विधायक भीमा मंडावी की हत्या में शामिल नक्सलियों के एरिया कमांडर समेत 2 नक्सलियों को ढेर कर दिया। उसके साथ ही लिंगा नामक एक नक्सलाइट भी मारा गया है। रोहित शर्मा की बेटी समायरा और शिखर धवन के बेटे जोरावर की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पहलवान बजरंग पूनिया 65 किलोग्राम भार वर्ग की रैंकिंग में पहले पायदान पर पहुंच गए। शिल्पा शेट्टी का अपने बेटे वियान को गोद में बैठाकर कसरत करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। चुनाव आयोग ने मुंबई दक्षिण सीट से कांग्रेस उम्मीदवार मिलिंद देवड़ा को आचार संहिता उल्लंघन का दोषी माना और उनके खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया। गुजरात बीजेपी अध्यक्ष जीतू वाघाणी ने कर्नाटक में कांग्रेस के लगाए एक विज्ञापन में सरदार पटेल की तस्वीर नहीं होने पर सवाल उठाए। पंजाब सरकार ने पाकिस्तान की जेल में मारे गए सरबजीत सिंह को अपना सगा भाई बताने वाली दलबीर कौर के दावे की पड़ताल के लिए उनका डीएनए टेस्ट करवाने का आदेश दिया। वियतनाम में डोनाल्ड ट्रंप के साथ नाकाम रहे सम्मेलन के सिर्फ 2 महीने में ही उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने फिर एक हथियार का परीक्षण किया। 2 दिन पहले पेरिस में आग में जलने वाले नोत्र दाम कैथीड्रल के लिए एकजुटता दिखाते हुए फ्रांस की सभी चर्च में एक साथ घंटा बजाया गया। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने राहुल गांधी पर देश भर के मोदी को चोर कहने का आरोप लगाया और उनके खिलाफ मानहानि का एक केस दर्ज करवा दिया। हमने कोर्ट से आग्रह किया है कि राहुल गांधी को पटना की कोर्ट में समन किया जाए। यूपी के फतेहपुर सीकरी में पानी की किल्लत से परेशान लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया। बहिष्कार इसलिए किया है कि यहाँ पानी की बड़ी किल्लत है। पानी न तो सिंचाई के लिए है, न पीने के लिए, न पशुओं के लिए है। यूपी के मथुरा में विधवा महिलाओं ने बड़ी संख्या में मतदान केंद्र पहुंचकर वोट डाला। पुर्तगाल के एक पहाड़ी इलाके में हुए बस हादसे में 28 पर्यटकों की मौत हो गई। फेसबुक ने साइट इस्तेमाल करने वाले करीब 15 लाख लोगों के ईमेल कॉन्टैक्ट को बिना इजाजत के अपलोड करने की बात कबूल कर ली। नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी और अब आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में बीती रात पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस को खबर मिली थी कि करण नाम का बदमाश क्रॉस रिवर मॉल के पास आने वाला है। इसके बाद एसटीएफ की टीम ने इलाके की घेराबंदी कर ली और बदमाश को रुकने को कहा, लेकिन बदमाश के गोली चलाने पर पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। इसमें गोली बदमाश के पैर में लगी। इसके बाद पुलिस ने बदमाश करण को गिरफ्तार कर लिया, जिस पर लूटपाट के दर्जनों मामले दर्ज हैं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती 1995 की गेस्ट हाउस कांड के बाद आज पहली बार मुलायम सिंह यादव के लिए वोट मांगेंगी। करीब 24 साल पहले लखनऊ की वीआईपी गेस्ट हाउस में मायावती के साथ हुई बदसलूकी के बाद समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में कड़वाहट आ गई थी। उसके बाद से मायावती और मुलायम सिंह में कभी बातचीत नहीं हुई, लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन बनाकर एक साथ चुनाव लड़ने का ऐलान किया। इसी कड़ी में आज मायावती मैनपुरी में होने वाली रैली में समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के लिए वोट मांगती दिखाई देंगी। सभी नेता और हर दल के नेता हैं। बहुत ऐतिहासिक ये तो कार्यक्रम है जो दूसरी पार्टियों के नेता सब बड़े आ रहे हैं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती करीब 24 साल पुरानी दुश्मनी भुलाकर मुलायम सिंह यादव के लिए आज वोट मांगेंगी। मायावती मैनपुरी से एसपी बीएसपी गठबंधन के उम्मीदवार मुलायम सिंह यादव के पक्ष में रैली करेंगी। 1995 में गेस्ट हाउस कांड के बाद मायावती और मुलायम सिंह के संबंध बिगड़ गए थे।
गेस्ट हाउस कांड के बाद ये पहला मौका है जब मायावती और मुलायम सिंह एक मंच पर साथ दिखाई देंगे। गेस्ट हाउस कांड में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर मायावती के साथ बदसलूकी का आरोप लगा था और करीब 24 साल तक मायावती ने मुलायम सिंह से कभी बातचीत नहीं की थी। लेकिन लोकसभा चुनाव में अपनी जमीन बचाने के लिए अखिलेश यादव और मायावती साथ आए और गठबंधन की वजह से ही मायावती मुलायम सिंह यादव के लिए वोट मांगने को राजी हुई। रैली में मायावती के अलावा अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष अजीत सिंह भी शामिल होंगे। नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ खास बातचीत में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया कि लोकसभा चुनाव के बाद न तो एनडीए और न यूपीए सरकार बना पाएंगे। ममता ने उम्मीद जताई कि चुनाव के बाद कोई नया गठबंधन सरकार बना सकता है। कांग्रेस तो अकेला गवर्नमेंट नहीं कर पाएगा, कैसे करेगा? कांग्रेस का गवर्नमेंट थोड़ा ही होगा तो कैसा होगा? ऑल द स्टेट आर वेरी स्ट्रॉन्ग नाउ दिस ईयर। आई एम टेलिंग यू, नाइदर एनडीए और यूपीए, maybe the new combination may come. Wait for that. I'm not an astrologer, so I do not know the future, but I can tell you these things, that all the federal state, all the state political parties, they will be together. So there is a hope and scope to build up the government with these strong forces. दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में चल रही प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुए जूता कांड ने सबको चौंका कर रख दिया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भूपेंद्र यादव मीडिया से बात कर रहे थे। तभी एक जूता उछलता हुआ जीवीएल नरसिम्हा राव की तरफ आया। जीवीएल उस वक्त किसी मुद्दे पर कांग्रेस की निंदा कर रहे थे। अचानक उन्होंने जूता फेंकने वाले की निंदा शुरू कर दी, लेकिन निशाने पर कांग्रेस ही रही। This was a condemnable action on the part of the Congress party. This is yet another attempt by another Congress-inspired person. जूता जीवीएल को नहीं लगा, लेकिन उनके माइक के बेहद करीब से होकर गुजरा। एक पल के लिए तो जीवीएल नरसिम्हा राव सहम गए और समझ ही नहीं पाए कि ये हुआ क्या। अगले ही पल जूता फेंकने वाले शख्स को पकड़ लिया गया। दो लोग आरोपी को पकड़कर हॉल के बाहर ले गए। कैमरों के बाहर पहुंचने से पहले ही आरोपी के पास भीड़ जमा हो गई। 3 लोगों ने उसे पकड़ा हुआ था और ऐसा लगने लगा जैसे इस दौरान उसे पीटा भी गया है। अफरा तफरी और हंगामे का माहौल बन गया। सवाल पूछे जाने लगे कि आखिर उसने जूता क्यों फेंका, लेकिन जवाब नहीं आया। बीजेपी दफ्तर में तैनात कुछ सुरक्षाकर्मी और पुलिस वाले भी मौके पर पहुंच गए। जूता फेंकने वाले शख्स को ले जाया जाने लगा। अभी ये नहीं पता लग पा रहा है कि वो शख्स कौन है और उसने क्यों जूता फेंका, लेकिन ये घटना अत्यंत एक चौंकाने वाली है। थोड़ी ही देर में जूता फेंकने वाले की पहचान हो गई, लेकिन जूता फेंकने की वजह साफ नहीं हो पाई। आरोपी का नाम शक्ति भार्गव है, जो पेशे से एक डॉक्टर है। कानपुर में शक्ति भार्गव और उनका परिवार एक अस्पताल भी चलाते हैं। हालांकि शक्ति भार्गव के किसी सियासी कनेक्शन की कोई जानकारी नहीं मिली। न्यूज 18 की टीम जब कानपुर के भार्गव अस्पताल पहुंची तो शक्ति भार्गव की बुजुर्ग मां दया भार्गव मिली। दया भार्गव ही अस्पताल की ज्यादातर जिम्मेदारियां संभालती हैं, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि उनके बेटे से अब उनका कोई रिश्ता नहीं है। जिस व्यक्ति द्वारा जूता चलाया गया था शक्ति भार्गव, उसके हॉस्पिटल के बाहर हम इस वक्त खड़े हैं, जिसमें उनकी शक्ति भार्गव की मदर दया भार्गव और ये पूरा परिवार उसमें रहता है। जांच में सामने आया कि जूता फेंकने वाले शक्ति भार्गव का अस्पताल पिछले कुछ महीनों में काफी सुर्खियों में रहा है। सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स की टीमें भार्गव परिवार की जांच कर रही हैं। इनकम टैक्स ने छापा मारा था, ईडी का छापा था, सीबीआई की टीम ने छापेमारी की, क्योंकि बेशकीमती जमीनें इन्होंने कौड़ियों के भाव खरीदी। उस पर जांच चली और उसके बाद से ताबड़तोड़ कार्रवाई। उनके लॉकर्स चेक किए गए जिसमें विदेशी करेंसीज मिली। दावा किया जा रहा है कि इन्हीं छापों की वजह से शक्ति भार्गव की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और सरकारी जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर गुस्सा उतारने के लिए ही शक्ति भार्गव बीजेपी के नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंच गए। हालांकि दिल्ली पुलिस अभी ऐसी किसी थ्योरी पर कुछ नहीं बोल रही। पुलिस डॉक्टर भार्गव से पूछताछ कर रही है और उनके दावों की पड़ताल कर रही है। वो क्लेम कर रहा है कि वो डॉक्टर शक्ति कानपुर से है, लेकिन अभी इंटेरोगेशन करेंगे, उसके बाद हम वेरिफिकेशन करेंगे और फिर क्या रीजन रहा है वो सारा फिर आपसे डिटेल में हम शेयर करेंगे। हालांकि बीजेपी ने दिल्ली पुलिस को कोई लिखित शिकायत नहीं दी, इसलिए दिल्ली के आईपी स्टेट थाने में कुछ घंटे पूछताछ के बाद आरोपी शक्ति भार्गव को छोड़ दिया गया। कांग्रेस ने भी जूता फेंके जाने की घटना की निंदा की। कितना भी गुस्सा आपको आ रहा है, आपको यह हक नहीं है कि आप कानून अपने हाथों में ले लें। आपको यह हक नहीं है कि आप जूता उठा के किसी को मारे। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश में एसपी और बीएसपी गठबंधन पर हमला बोला है। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में राजनाथ सिंह ने निशाना साधा कि एक दूसरे के धुर विरोधी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी सिर्फ पीएम मोदी के विरोध के नाम पर साथ आई है। सपा बसपा गठबंधन का जहां तक सवाल है, जन सामान्य में इसकी विश्वसनीयता बन नहीं पाई है। लोग जानते हैं दोनों यह राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे की धुर विरोधी हैं।
और केवल ये मोदी हटाओ इस लक्ष्य को सामने रखकर इन्होंने गठबंधन किया है। यह सोच पूरी तरह से नकारात्मक है। और आज आप जानते हैं कोई व्यक्ति हो तो संस्था हो, नकारात्मक सोच के आधार पर यदि वह काम करती है तो उसे बड़ी कामयाबी कभी मिल ही नहीं सकती। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में वोटिंग के दौरान जबरदस्त हंगामा हुआ। सुरक्षा बल के जवान लोगों के पीछे पीछे दौड़ते रहे और वहां की सड़क कुछ देर के लिए जंग का मैदान बन गई। सड़क के एक तरफ कुछ लड़के खड़े हुए दिखे जो पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों पर पत्थर बरसाने लगे। पश्चिम बंगाल में वोटिंग के दिन की ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के पत्थरबाजों की याद दिलाने लगी। सड़क के दूसरी तरफ जमा सुरक्षा बल के जवान भी पूरी तरह तैयार दिखे। आगे चल रहे जवानों ने आंसू गैस के कई गोले लड़कों पर छोड़े, लेकिन जवान गुस्साए लड़कों की तरफ बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। पीछे पीछे पुलिस का एक अफसर भी आता दिखा जो पिस्टल तान कर खड़ा हो गया। फिर पुलिस ने हवा में गोली दागकर लड़कों को डराने की कोशिश की। सिर पर हेलमेट, बुलेट प्रूफ जैकेट, एक हाथ में शील्ड और दूसरे हाथ में लाठी थामे जवान आगे बढ़ने लगे। आंसू गैस और हवाई फायरिंग के बाद लड़के भाग चुके थे। लड़के दोबारा आगे न आए इसके लिए आंसू गैस के कई गोले दागे जाने की आवाजें सुनाई देती रहीं। फिर जवानों का दस्ता आसपास के तमाम इलाकों में मार्च करने लगा। सड़क के किनारे एक रेहड़ी के पीछे छिपे दो लड़के जवानों के हत्थे चढ़ गए। पैरों पर लाठियां मारते हुए जवान दोनों लड़कों को अपने साथ ले गए। इतनी देर में पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच गई। हेलमेट पहनकर आई एक महिला अधिकारी की अगुवाई में पुलिस ने आसपास के तमाम इलाकों में मार्च करना शुरू कर दिया। हंगामे की वजह दार्जिलिंग लोकसभा सीट का एक बूथ बना। बूथ पर वोट देने पहुंचे लोगों ने आरोप लगाया कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बूथ पर कब्जा कर लिया है और आरोप लगाया कि उन्हें वोट देने से रोका जा रहा है। विरोध जताने के लिए लोग वोटिंग बूथ के बाहर सड़क पर जमा हो गए और हंगामा करने लगे। बूथ पर पुलिस पहले से मौजूद थी और लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस भी टीएमसी के कार्यकर्ताओं का साथ दे रही है। सड़क पर जमा हुए लोगों ने सड़क जाम करने की कोशिश की। प्रदर्शन करने वालों में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। मीडिया की टीमें भी मौके पर पहुंच गई। हाय हाय के नारों से पुलिस वालों के हाथ पांव फूलने लगे। लोगों को हटाने की कोशिश शुरू हुई तो लोग भड़क गए और हालात बेकाबू होते दिखे। इसके बाद मची अफरा तफरी में मोर्चा अर्धसैनिक बल को संभालना पड़ा। जवान प्रदर्शनकारियों के पीछे पीछे दौड़ने लगे। संकरी गलियों तक में भी जवानों ने लोगों का पीछा किया और उन्हें खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। दार्जिलिंग सीट के एक ही बूथ पर बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में झड़प की खबरें आईं। झड़प ऐसी हुई कि बूथ पर तोड़फोड़ हो गई और ईवीएम तक टूट गई। पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी टीएमसी कभी भी दार्जिलिंग सीट नहीं जीत सकी है। इस सीट पर बीते 2 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जीत मिली थी। 2009 में जसवंत सिंह, 2014 में एसएस अहलूवालिया ने वहां से जीत हासिल की थी। इस बार बीजेपी ने राजू बिष्ट को अपना उम्मीदवार बनाया है, जिनकी टक्कर टीएमसी के अमर सिंह रॉय और कांग्रेस के शंकर मालाकार से। दार्जिलिंग में अलग गोरखालैंड की मांग को लेकर गोरखा जनमुक्ति मोर्चा लंबे समय से आंदोलन चला रहा है, लेकिन अब गोरखा जनमुक्ति मोर्चा में 2 फाड़ हो चुके हैं, जिनमें एक बिमल गुरुंग का गुट बीजेपी का समर्थन कर रहा है तो दूसरा गुट विनय तमांग का है जो टीएमसी के साथ है। राजनाथ सिंह ने न्यूज 18 से खास बातचीत में राहुल गांधी पर निशाना साधा। राजनाथ ने राहुल गांधी के चौकीदार चोर है वाले नारे को पीएम पद की गरिमा से जोड़ा और इसे लोकतंत्र के साथ मजाक बताया। ये तो गाली दी जा रही है प्रधानमंत्री को। अरे प्रधानमंत्री ये व्यक्ति नहीं होता, ये संस्था होते हैं। राष्ट्रपति व्यक्ति नहीं होता, संस्था होते हैं। स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में इन संस्थाओं की गरिमा गिरने न पाए, इसकी चिंता करना। जहां हर पॉलिटिकल पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वहीं पर हर देशवासी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन बताइए, एक इतनी पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री को चोर कहे, इससे बड़ी गाली और क्या हो सकती है? इसका मतलब कि भारत के लोकतंत्र के साथ वह क्रूर मजाक कर रहा है। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी की दोबारा पीएम बनने का दावा किया। साथ ही विपक्ष को आड़े हाथ लेते हुए उन्हें पीएम का सपना न देखने की सलाह दी। राजनाथ सिंह ने 2019 के चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलने का दावा भी किया। और जो थ्योरी चलती है राजनीतिक पंडितों में, राजनाथ जी आपने भी सुना होगा कि बीजेपी बहुमत से कम जाएगी, फिर कई जो दल सहयोग करेंगे फिर मोदी जी को पीएम नहीं बनने देंगे। अरे कौन नहीं बनने देगा? हम लोग हैं ना, क्यों नहीं बनने देंगे? पीएम वही बनेंगे और कोई दूसरा नहीं बनेगा। लेकिन जो तमाम थ्योरियां चलती हैं सीटें कम हो जाएंगी। जिनको ख्याली पुलाव पकाना होगा पका रहे हो। मुंबई के विक्रोली इलाके में बेकाबू ट्रक के पलटने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक आदमी घायल हो गया। यह हादसा उस समय हुआ जब अनाज से भरे ट्रक का पिछला पहिया एक गटर को तोड़ते हुए
अंदर धंस गया। उसके बाद वहां बैठे 5 लोगों पर ट्रक पलट गया। बीएसपी अध्यक्ष मायावती 1995 की गेस्ट हाउस कांड के बाद आज पहली बार मुलायम सिंह यादव के लिए वोट मांगेंगी। करीब 24 साल पहले लखनऊ के वीआईपी गेस्ट हाउस में मायावती के साथ हुई बदसलूकी के बाद समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में कड़वाहट आ गई थी। उसके बाद से मायावती और मुलायम सिंह में कभी बातचीत नहीं हुई, लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन बनाकर एक साथ चुनाव लड़ने का ऐलान किया। इसी कड़ी में आज मायावती मैनपुरी में होने वाली रैली में समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के लिए वोट मांगती दिखाई देंगी। हर दल के नेता हैं, बहुत ऐतिहासिक ये तो कार्यक्रम है जो दूसरी पार्टियों के नेता सब बड़े आ रहे हैं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती करीब 24 साल पुरानी दुश्मनी भुलाकर मुलायम सिंह यादव के लिए आज वोट मांगेंगी। मायावती मैनपुरी से बीएसपी गठबंधन के उम्मीदवार मुलायम सिंह यादव के पक्ष में रैली करेंगी। 1995 में गेस्ट हाउस कांड के बाद मायावती और मुलायम सिंह के संबंध बिगड़ गए थे। गेस्ट हाउस कांड के बाद ये पहला मौका है जब मायावती और मुलायम सिंह एक मंच पर साथ दिखाई देंगे। गेस्ट हाउस कांड में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर मायावती के साथ बदसलूकी का आरोप लगा था और करीब 24 साल तक मायावती ने मुलायम सिंह से कभी बातचीत नहीं की थी। लेकिन लोकसभा चुनाव में अपनी जमीन बचाने के लिए अखिलेश यादव और मायावती साथ आए और गठबंधन की वजह से ही मायावती मुलायम सिंह यादव के लिए वोट मांगने को राजी हुई। रैली में मायावती के अलावा अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष अजीत सिंह भी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश की भोपाल लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार बनाए जाने के बाद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने उज्जैन पहुंचकर महाकाल के दर्शन किए। भोपाल लोकसभा सीट पर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का मुकाबला कांग्रेस के दिग्विजय सिंह से है, जिनके खिलाफ बीजेपी का टिकट मिलने के बाद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर सीधे उज्जैन पहुंची और महाकाल के दर्शन किए। साध्वी प्रज्ञा ने पहले शिवलिंग पर फूलों की माला चढ़ाई और पूजा की। इसके बाद साध्वी प्रज्ञा ने वहां मौजूद पुजारियों को दक्षिणा भी दी। महाकाल की पूजा के बाद साध्वी प्रज्ञा गर्भगृह से बाहर निकली और महाकाल की सवारी नंदी बैल के भी दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने नंदी के कान में कुछ कहकर मन्नत भी मांगी। महाकाल के दर्शन के बाद न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा। दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं कि आप उनके लिए कोई बहुत बड़ी चुनौती है, आप क्या कह रहे हैं? मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है। यही नहीं, उन्होंने हिंदुत्व को आतंकवाद से जोड़ने वाले दिग्विजय सिंह के बयान पर भी करारा प्रहार किया। भगवा को आतंक कहा है और हिंदुत्व को आतंकवादी कहा है। इस तरह से जो ये इनका नाटक है वो ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। दिग्विजय सिंह पर हमले के बाद भी साध्वी प्रज्ञा की नाराजगी नहीं खत्म हुई। इसके बाद उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ को भी आड़े हाथ लिया और उन पर जनता को धोखा देने का आरोप लगा दिया। 3 महीने में 4 महीने में जनता त्रस्त हो चुकी है उनसे। उन्होंने साफ किया कि वो आतंकवाद, महिला सुरक्षा और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। महिलाओं की रक्षा, देश की रक्षा, धर्म का सम्मान, देश का सम्मान। भोपाल लोकसभा सीट पर छठे चरण में 12 मई को वोटिंग होगी। भोपाल से उम्मीदवार बनाए जाने पर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने बीजेपी को धन्यवाद दिया, लेकिन उनके लोकसभा चुनाव लड़ने पर सियासत भी गर्मा गई और उन पर सबसे पहले वार किया कांग्रेस की सहयोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने। ऐसे शख्स को भोपाल से मैंडेट दिया है जिन्होंने सिर्फ आतंकवाद के केस में एक आरोपी हैं, बल्कि उसके साथ साथ बेल पे हैं। यही नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की बेल कैंसिल करने की भी मांग की। जल्द से जल्द जो है जिस अदालत से उनको ये बेल दी गई है उस अदालत से ये बेल कैंसिल हो जाए। कांग्रेस ने भी साध्वी प्रज्ञा को लोकसभा का टिकट देने पर आपत्ति जताई। हम लोग सब पॉलिटिशियंस घर में बैठे साधु और साध्वी को देखते ये लोग काम करते रहे पार्लियामेंट में, बस। तो इसका मतलब क्या है? जबकि भोपाल से कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह साध्वी प्रज्ञा से जुड़े सवाल पर कन्नी काटते नजर आए। साध्वी प्रज्ञा टिकट नहीं मिला था तब भी और अब भी कह रहे हैं कि धर्म अधर्म की ये लड़ाई है जिसमें उनकी जीत होगी। मैं धार्मिक व्यक्ति हूँ। भोपाल लोकसभा सीट बीजेपी का गढ़ रही है, लेकिन इस बार वहां से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के मैदान में उतरने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है। हालांकि भोपाल में हिंदू वोटर बहुसंख्यक हैं, लेकिन मुसलमानों की भी आबादी अच्छी खासी है। भोपाल में लगभग 18 लाख मतदाता हैं, जिनमें करीब 12.5 लाख हिंदू और करीब 4.5 लाख मुस्लिम मतदाता हैं। और साध्वी प्रज्ञा के जरिए बीजेपी दिग्विजय सिंह को हिंदू आतंकवाद के मुद्दे पर घेरने में जुटी है, ताकि धर्म के आधार पर वोटों के ध्रुवीकरण का फायदा उठा सके। वैसे भोपाल को बीजेपी का गढ़ माना जाता है, जहां 1989 से लगातार 8 बार बीजेपी को जीत मिली है। वहीं कांग्रेस भोपाल में आखिरी बार 1984 में जीती थी। इस बीच चुनाव की तैयारियों में जुटी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसमें वो अपने ऊपर हुए जुल्म को बयां कर रो पड़ी। टिकट मिलने के बाद साध्वी प्रज्ञा पहली बार कार्यकर्ताओं के बीच पहुंची थी।
और बातचीत के दौरान खुद पर किए गए पुलिस के अत्याचार की कहानी बयां करते हुए रो पड़ी। साध्वी प्रज्ञा ने आरोप लगाया कि पुलिस वाले जेल में उनको बेरहमी से पीटा करते थे। ये जो बेल्ट मारते थे, पूरा नर्वस सिस्टम ढीला पड़ जाता था, सुन्न पड़ जाते थे। साध्वी प्रज्ञा ने उस वक्त की सरकार पर हिंदुत्व को निशाना बनाने का भी आरोप लगाया। मुझे समझ में आ गया कि कहीं न कहीं हिंदुत्व को टारगेट किया जा रहा है, सन्यासी जीवन को गालियां दी जाती हैं। साध्वी प्रज्ञा मालेगांव ब्लास्ट केस में आरोपी हैं और फिलहाल जमानत पर हैं। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने कर्नाटक में बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा के बैग और हेलीकॉप्टर की जांच की। कर्नाटक के शिवमोगा में चुनाव प्रचार के लिए जैसे ही येदियुरप्पा का हेलीकॉप्टर उतरा, वैसे ही चुनाव आयोग के उड़नदस्ते के अफसर वहां पहुंच गए और येदियुरप्पा के सहयोगियों के हाथ से बैग लेकर उनकी जांच शुरू कर दी। इसके बाद येदियुरप्पा के हेलीकॉप्टर की भी तलाशी ली गई, लेकिन अफसरों को कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। वाराणसी से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की अटकलों के बीच राहुल गांधी ने बयान दिया कि वो इस पर फिलहाल सस्पेंस ही रखना चाहेंगे। द हिंदू अखबार को दिए इंटरव्यू में उन्होंने ये बात कही, जिस पर बीजेपी ने भी ये भविष्यवाणी कर दी कि वाराणसी से तो पीएम ही जीतेंगे। वाराणसी में सबका स्वागत है। पूरे परिवार एक ही साथ डूबना चाहती है और इसका हम स्वागत करते हैं। हालांकि प्रियंका गांधी की उम्मीदवारी पर कांग्रेस सस्पेंस मोड में ही नजर आई। मैं तो उस प्रोफेशन से आया कि जहाँ पे सस्पेंस बहुत जरूरी है। पहले टीजर दो, फिर ट्रेलर दो, फिर उसके बाद में जो फिल्म दो। मुंबई उत्तर से कांग्रेस उम्मीदवार और फिल्म एक्टर उर्मिला मातोंडकर ने पीएम मोदी पर तंज कसा। उर्मिला ने पीएम मोदी पर बन रही फिल्म पर सवाल उठाए और लोकतंत्र का मजाक उड़ाने का आरोप लगाया। ती 56 इंचाची छाती भीती सगळं कमी पडते म्हणून ह्यांचेच लोक उठतात, त्यांच्यावर पिक्चर पण बनवतात, त्यांच्याच लोकांकरता ते ठेवतात। हे सगळं विचित्र आणि थट्टेच आहे। परवा मला कोणीतरी विचारलं, ह्यांच्या म्हणे योजनांवरती ते काय टीव्ही शोज बनवते। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बनी बायोपिक बाघिनी पर राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। बीजेपी और सीपीएम ने चुनाव के बीच ममता बनर्जी पर बनी फिल्म की रिलीज पर रोक के लिए चुनाव आयोग से मांग की है। ममता बनर्जी पर बनी इस फिल्म का ट्रेलर सोशल मीडिया पर आ चुका है, जबकि इस फिल्म की रिलीज की तारीख 3 मई घोषित की गई है। ताइवान में आए भूकंप के एक जोरदार झटके ने राजधानी ताइपेई में दहशत मचा दी। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 6.1 मापी गई, जिसके झटके के दौरान एक कमरे के अंदर दीवार पर लगी पेंटिंग जोर जोर से झूलने लगी। झटका इतना जबरदस्त था कि सड़क के किनारे लगा बिजली का एक खंभा हिलने लगा, जबकि कांपने की वजह से एक बहुमंजिला इमारत की बालकनी में फव्वारे का पानी जोर जोर से उछलने लगा। भूकंप से कई इलाकों में अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाकर सीढ़ियों से होते हुए मकानों से नीचे भागने लगे। भूकंप की वजह से एक शॉपिंग मॉल में आए लोग दहशत में आ गए। फौरन मॉल को खाली करा लिया गया। इसी तरह एक बहुमंजिला इमारत में दरारें पड़ने के बाद लोगों को बाहर निकाला गया। भूकंप आने के बाद किसी तरह के खतरे से बचने के लिए स्कूलों को भी खाली करवा दिया गया। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश में एसपी और बीएसपी गठबंधन पर हमला बोला है। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में राजनाथ सिंह ने निशाना साधा कि एक दूसरे की धुर विरोधी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी सिर्फ पीएम मोदी के विरोध के नाम पर साथ आई है। सपा बसपा गठबंधन का जहाँ तक सवाल है, जन सामान्य में इसकी विश्वसनीयता बन नहीं पाई है। लोग जानते हैं दोनों यह राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे की धुर विरोधी हैं और केवल ये मोदी हटाओ इस लक्ष्य को सामने रखकर इन्होंने गठबंधन किया है। यह सोच पूरी तरह से नकारात्मक है और आज आप जानते हैं कोई व्यक्ति हो तो संस्था हो, नकारात्मक सोच के आधार पर यदि वह काम करती है तो उसे बड़ी कामयाबी कभी मिल ही नहीं सकती। ब्रिटेन में पर्यावरण को बचाने की मुहिम में जुटे सैकड़ों लोगों ने लंदन में लगातार चौथे दिन प्रदर्शन किया। पर्यावरण बचाने के लिए इमरजेंसी लगाने की मांग कर रहे इन प्रदर्शनकारियों में करीब 400 को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें पार्लियामेंट स्क्वायर पर धरने पर बैठे कुछ लोगों को पुलिस उठाकर ले गई। इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारी लंदन में चलने वाली लाइट ट्रेन की छत पर चढ़ गए और धरने पर बैठ गए। उन्हें नीचे उतारने के लिए पुलिस ने एक सीढ़ी लगाई और ट्रेन की छत पर बैठे लोगों को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। terrified about my children's future. इससे पहले प्रदर्शनकारियों ने टेम्स नदी पर बने वाटरलू ब्रिज पर जाम लगा दिया था। वहां से भी प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। We're trying to say that there's a massive crisis, there's an emergency that's not being seen to. इस प्रदर्शन में शामिल लोग एक्सटिंक्शन रिबेलियन नाम के एक आंदोलन का हिस्सा हैं, जिसके तहत वो 29 अप्रैल तक लंदन में ब्रिटेन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे।
छत्तीसगढ़ की कवर्धा में भैंस के जरिए चुनाव प्रचार का अनोखा मामला सामने आया। दावा किया गया कि कांग्रेस ने चुनाव प्रचार के लिए भैंस का इस्तेमाल किया और उसकी पीठ पर पेंट की मदद से चुनावी नारे लिखकर कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट देने की अपील की। यही नहीं, भैंस के ऊपर नारे के साथ ही कांग्रेस का चुनाव चिन्ह भी पेंट किया गया, जिसकी जानकारी मिलने पर चुनाव आयोग ने मामले की जांच करवाने और उचित कार्रवाई करने का दावा भी किया। नहीं, इसकी शिकायत अभी हमें मिली है। अभी हम इसको देखते हैं कि ये किस प्रकार से वायलेशन होता है, चाहे किसी अधिनियम के अंतर्गत है या एनसीसी के अंतर्गत है। उसके बाद जो भी विधिपूर्ण कार्रवाई होगी हम करेंगे उसमें। यूपी के मथुरा में वोटिंग के चुनावी रंजिश में बीजेपी नेता पर हमला हुआ। यूपी की मथुरा में फर्जी वोटिंग को लेकर हुए झगड़े के बाद बीजेपी के जिला महामंत्री पर हथियार से लैस कुछ लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्होंने कोई नामजद तहरीर हमें नहीं दी है। जैसे ही हमें तहरीर प्राप्त होगा उसका अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। बीएसपी प्रमुख मायावती आज मैनपुरी में गठबंधन की संयुक्त रैली में 24 साल की दुश्मनी को भुलाकर मुलायम सिंह यादव के लिए वोट मांगेंगी। चंडीगढ़ में कांग्रेस उम्मीदवार के प्रचार में पहुंचे मोहम्मद असरुद्दीन ने सेना के नाम पर वोट मांगने को गलत मानते हुए चुनाव आयोग से इसे रोकने की अपील की। सेना के नाम पे जो कुछ हो रहा है सर, सेना के नाम पे जो पॉलिटिक्स हो रही है बिल्कुल गलत है। ऐसे होना नहीं चाहिए, बिल्कुल सख्त कार्रवाई की जाइए। असम में बदरुद्दीन अजमल की पार्टी AIUDF यानी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस को समर्थन देने की बात मान ली। चुनाव आयोग ने केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को चुनाव प्रचार के समय सेना शब्द का इस्तेमाल करने पर चेतावनी दी। अगुस्ता मामले के आरोपी क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में शादी के बाद दूल्हा दुल्हन ने घर जाने से पहले वोट डाला। दुल्हन की विदाई के बाद इस जोड़े ने मतदान के लिए जाने का फैसला किया और घर जाने से पहले शादी के जोड़े में ही पोलिंग बूथ वोट डालने के लिए पहुंचे। इस दौरान दोनों हाथ में मतदान की पर्ची लेकर पोलिंग बूथ में गए और वोट डालकर अपनी जिम्मेदारी निभाई। शादी करके आया, फिर अभी वोट डाल के आया, दोनों जिम्मेदारियां अपनी पूरी की। वोट डालने के बाद इस जोड़े ने उंगली पर स्याही का निशान दिखाकर तस्वीर भी खिंचवाई। इस बीच दुल्हन ने देश की तरक्की के लिए लोगों से वोट डालने की अपील की। इंडिया का तरक्की चाहिए, इसलिए मैंने वोट दिया अपना। वोट डालकर घर पहुंचे दूल्हा दुल्हन ने वहां शादी की रस्मों को भी पूरा किया। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी के दोबारा पीएम बनने का दावा किया। साथ ही विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए उन्हें पीएम का सपना न देखने की सलाह दी। राजनाथ सिंह ने 2019 के चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलने का दावा भी किया। और जो थ्योरी चलती है राजनीतिक पंडितों में, राजनाथ जी आपने भी सुना होगा कि बीजेपी बहुमत से कम जाएगी, फिर कई जो दल सहयोग करेंगे फिर मोदी जी को पीएम नहीं बनने देंगे। कौन नहीं बनने देगा? हम लोग है ना, क्यों नहीं बनने देंगे? पीएम वही बनेंगे और कोई दूसरा नहीं बनेगा। लेकिन जो तमाम थ्योरियां चलती हैं सीटें कम हो जाएंगी। जिनको ख्याली पुलाव पकाना होगा पका रहे हो। चुनाव प्रचार पर रोक के आखिरी दिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर में देवी पाटन शक्तिपीठ पहुंचकर पूजा अर्चना की। योगी के अली और बजरंगबली वाले बयान के बाद चुनाव आयोग ने 72 घंटे तक उनके चुनाव प्रचार करने पर रोक लगा दी थी, जिसकी वजह से योगी आदित्यनाथ ने इन 3 दिनों के दौरान कोई जनसभा या चुनावी रैली नहीं की। हालांकि बैन के आखिरी दिन उन्होंने देवी पाटन शक्तिपीठ पहुंचकर विधि विधान के साथ देवी की पूजा की, जिसके बाद वो मंदिर में ही बनी गौशाला पहुंचे और गायों को हरा चारा खिलाया। सीएम ने वहां करीब आधा घंटा वक्त बिताया और इस दौरान वो बछड़ों को सहलाते और अपने हाथों से चारा खिलाते नजर आए। उन्होंने पूजा अर्चना की, उसके बाद वहां से मंदिर की गौशाला में गए, वहां पर गायों को अपने हाथ से चारा खिलाया। इसके बाद योगी आदित्यनाथ थारू जनजाति के बच्चों से मिलने के लिए उनके हॉस्टल पहुंचे, जहां उन्होंने बच्चों की समस्याएं सुनी और उनको सलाह दी। सभी बच्चों को स्वच्छता के बारे में बताया कि साफ सफाई पर विशेष ध्यान दीजिए। प्रचार पर रोक लगाए जाने के बाद योगी आदित्यनाथ के मंदिर दर्शन कार्यक्रम पर सवाल भी उठाए गए थे। न्यूज 18 से खास बातचीत में राजनाथ सिंह ने ममता सरकार को भी आड़े हाथों लिया और बंगाल में बढ़ती हिंसा के लिए ममता सरकार को जिम्मेदार माना। साथ ही उन्होंने बंगाल में हो रही चुनावी हिंसा को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। ये बात सही है कि चाहे लेफ्ट की गवर्नमेंट रही हो अथवा टीएमसी की गवर्नमेंट रही है, इन लोगों ने पॉलिटिकल वायलेंस को बराबर बढ़ावा दिया है और पॉलिटिकल वायलेंस के सहारे ही इन लोगों ने सत्ता बनाई है और सत्ता और सरकार चलाई है। लेकिन अब पश्चिम बंगाल की जनता अब उस पॉलिटिकल वायलेंस से और करप्शन से दोनों से पूरी तरह से ऊब चुकी है, उससे वह निजात चाहती है और लोगों को पूरा यकीन है कि इस देश में कोई राजनीतिक पार्टी जो पॉलिटिकल वायलेंस और करप्शन इससे निजात दिला सकती है और पश्चिम बंगाल इस राज्य को एक गुड गवर्नेंस दे सकती है और डेवलपमेंट कर सकती है, वो भारतीय जनता पार्टी है।
बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने प्रचार पर रोक की मियाद खत्म होते ही कुछ ट्वीट कर विरोधियों पर हमला बोल दिया। मायावती ने योगी आदित्यनाथ के प्रचार पर रोक का हवाला देते हुए उनके मंदिरों में दर्शन करने पर सवाल उठाए और एक ट्वीट के जरिए चुनाव आयोग पर भेदभाव का आरोप लगा दिया। वहीं कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर मायावती के सुर में सुर मिलाया। ये बात ठीक है, क्योंकि रोक का क्या मतलब है भाई, आप बाहर घूम रहे हैं, आप रोक के जो मापदंड है वो सब पे तो बराबर होने चाहिए। हालांकि बीजेपी ने मायावती और कांग्रेस के आरोपों को दरकिनार करते हुए सीएम योगी के मंदिर दर्शन को आस्था का मुद्दा बताया। अरे पूजा करने में और खाना खाने में कोई प्रतिबंध है क्या? मैं कहता हूँ मायावती जी से वो भी दलित क्या खाना खाएं? चुनाव आयोग ने विवादास्पद बयान देने के मामले में योगी आदित्यनाथ के प्रचार करने पर 72 घंटे की रोक लगाई। राजस्थान के बाड़मेर से जीआरपी के जवानों ने लूट के रुपयों के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जीआरपी ने दावा किया कि इन आरोपियों ने ट्रेन में सफर कर रहे एक आदमी से 1,70,00,000 रुपए लूट लिए थे, जिसके बाद जीआरपी के जवानों ने तेजी दिखाते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 1,69,00,000 रुपए जब्त कर लिए। जवानों ने जब्त रुपए को एक मेज पर रखा, जबकि गिरफ्तार तीनों आरोपी वहीं जमीन पर बैठे दिखाई दिए। नोटों की बरामदगी की है, इसमें अब तक हम 3 मुलजिम गिरफ्तार कर चुके हैं। शेष जो 2 मुलजिम हैं उनकी तलाश जारी है, जबकि इस मामले में फरार चल रहे बाकी 2 आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में एक सड़क पर 2 ऑटो आपस में टकरा गए। यह हादसा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर बनी एक चेक पोस्ट पर हुआ, जहां आमने सामने से आ रहे 2 ऑटो की आपस में जोरदार भिड़ंत हो गई। उस चेक पोस्ट पर बैरियर लगे हुए थे। हादसे से पहले एक बाइक सवार वहां से गुजरा, जिसकी दूसरी ओर से एक ऑटो आ रहा था। जैसे ही ये ऑटो चेक पोस्ट पर पहुंचा, सामने से आ रहे एक ऑटो से उसकी टक्कर हो गई। दोनों ऑटो पर कई लोग सवार थे। टक्कर की वजह से एक ऑटो पलट गया। टक्कर के बाद ऑटो पर बैठे लोग नीचे उतरे। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। पीएम नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी की केरल के वायनाड से चुनाव लड़ने पर निशाना साधा है। चुनाव प्रचार के लिए तिरुवनंतपुरम पहुंचे पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि राहुल का वायनाड से चुनाव लड़ना कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति का हिस्सा है। कांग्रेस के नामदार का कहना है कि साउथ को मैसेज देना था तभी वायनाड गया। अरे तिरुवनंतपुरम से मैसेज नहीं जारी दिया जा सकता था क्या? ये तो राजधानी है। तिरुवनंतपुरम से नहीं तो पट्टनमथिट्टा से भी ही मैदान में उतर आते और बड़ा मैसेज चला जाता। ये मैसेज साउथ के लिए नहीं, बल्कि ये मैसेज अपीजमेंट पॉलिटिक्स का है, जिसको कांग्रेस ने अपने विजन का हिस्सा बना लिया है। भाइयों और बहनों, कांग्रेस अमेठी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट का विजन केरल के लिए लेकर के आई है। पानीपत पुलिस ने आईपीएल मैच में सट्टा लगवाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। हरियाणा की पानीपत में पुलिस ने आईपीएल मैच में सट्टा लगवाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 37 मोबाइल के साथ 2 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया। यूपी के मिर्जापुर में पुलिस ने आईपीएल में सट्टा का खेल चलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। यूपी के जौनपुर में बदलापुर डाकघर से बाइक सवार 3 बदमाश रुपयों से भरा बॉक्स लूटकर भाग गए। सचिन तेंदुलकर और पृथ्वी शॉ के साथ में डिनर करने की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। आईपीएल में मेजबान कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच आज भिड़ंत होगी। सनराइजर्स हैदराबाद के क्रिकेटर डेविड वार्नर की बेटी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो आईपैड पर गो डैडी शब्द लिखकर डेविड वार्नर का उत्साह बढ़ाती नजर आई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी के आजमगढ़ सीट से नामांकन दाखिल कर दिया। अखिलेश यादव इस बार अपने पिता मुलायम सिंह यादव की जगह वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और नामांकन के लिए आजमगढ़ पहुंचने पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका वैसे ही अपनेपन से स्वागत किया, जैसा मुलायम सिंह यादव का करते थे। अखिलेश यादव नामांकन स्थल पर पहुंच चुके हैं और जो पुलिस फोर्स के लोग हैं वो भी वहां पहुंचे हैं। अखिलेश यादव का काफिला जहां से भी गुजरा, उन्हें देखने के लिए कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ आया और सड़क के दोनों तरफ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ नजर आई, जिन्होंने अखिलेश की गाड़ी पर फूलों की बारिश की। अखिलेश की एक झलक पाने के लिए उमड़ी कार्यकर्ताओं की भीड़ की वजह से कई जगह पर उनकी गाड़ी फंस गई, जिसे निकालने के लिए पुलिस वालों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। लेकिन इससे कार्यकर्ताओं का जोश कम नहीं हुआ। अखिलेश यादव आजमगढ़ से एसपी बीएसपी आरएलडी के उम्मीदवार हैं। यही वजह है कि अखिलेश यादव के नामांकन के लिए बीएसपी के महासचिव सतीश मिश्रा भी उनके साथ आजमगढ़ पहुंचे। इतना ही नहीं, हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद दोनों एक साथ मीडिया के सामने आए, जहां समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। कार्यकर्ताओं से घिरे अखिलेश यादव सतीश मिश्रा का हाथ पकड़े भी नजर आए।
जिसके बाद दोनों एक साथ कलेक्ट्रेट रवाना हुए, जहां अखिलेश यादव ने अपना नामांकन दाखिल किया, जिसके बाद उन्होंने आजमगढ़ को तरक्की के रास्ते पर ले जाने का वादा किया। जो विकास कार्य लगातार हुए हैं आजमगढ़ में, उन विकास कार्यों को आगे ले जाने का, आगे बढ़ाने का काम करूंगा। केवल आजमगढ़ ही नहीं, उन्होंने समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान पूर्वांचल के लिए किए गए काम भी गिनाए। सरकार का जब आखिरी बजट था तो पूर्वांचल के लिए सबसे बड़ी सड़क देने का काम किया था। आजमगढ़ को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है।